रिश्तों की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। यदि रिश्तों में ही विश्वास ना हो तो इन रिश्तों के कोई मायने नहीं रह जाते। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना परेशान हो जाता है कि उसका कत्ल कर देता है और जिस तरह से उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है, संपूर्ण देश में ये बात गूंजने लगती है। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है, लोग डर जाते हैं और सिहर जाते हैं। वो व्यक्ति इस घटना के बाद डरता है, नहीं डरता? जब दिल्ली के लोगों के सामने जब वो व्यक्ति आता है तो आज भी लोग उनसे खौफ खाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कनॉट प्लेस के अंदर एक रेस्टोरेंट, बगिया रेस्टोरेंट, दिनांक 2 जुलाई 1995, समय करीब रात्रि 11 बजे, उस रेस्टोरेंट के अंदर से कुछ आग की लपटें उठाई निकलती हैं, धुआं उठता है। उस रेस्टोरेंट के पास में एक सब्जी बेचने वाली महिला सो रही होती है। उसकी आंखें खुलती है, जब इस तरह की आग की लपटें देखती है, चौंक जाती है, इधर उधर भागती है, दौड़ती है। तभी उसको पास में खड़ा एक पुलिस कांस्टेबल दिखाई देता है। उसके पास जाती है और उसे कहती है कि सर, इस होटल के अंदर आग लग रही है, आप कुछ करिए। वो कांस्टेबल दौड़ा उस होटल के पास जाता है। उस होटल का दरवाज़ा खटखटाता है, पीटता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि आप कौन हो? होटल पूरी तरह से बंद हो चुका है, अब खाना नहीं मिलेगा। तभी वो कांस्टेबल कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना, इस होटल के अंदर आग लग रही है, मुझे वो देखना है। तभी अंदर से आवाज़ आ रही है कि हमारे होटल का कुछ वेस्ट सामान और पार्टी का कुछ बैनर पेपर वो जलाए जा रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आग बुझा देंगे, आप चले जाओ यहाँ से। जब उस होटल का दरवाज़ा नहीं खोला जाता, उस कांस्टेबल को कुछ शक होता है। वो उस तरफ जाता है जिस तरफ आंच लग रही थी। उस होटल के पीछे की दीवार, लगभग 8 फुट ऊंची दीवार को किसी तरकीब से फांदता है, कूदता है और होटल के अंदर प्रवेश कर जाता है और देखता है कि होटल के अंदर जो तंदूर के अंदर आंच जल रही है और एक व्यक्ति चमचे से अंदर घी डाल रहा है। और वो उससे गुस्सा होता है और कहता है कि एक तो आंच जल रही है, आग जल रही है, और तुम इसमें घी डालने का काम कर रहे हो। वो कहता है जी, हमारे जो होटल के जो मालिक हैं, जो साहब हैं, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और उनके कुछ वेस्ट बैनर पेपर हैं और कुछ सामान है जिसे हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस घी से, उस आग से कुछ अलग तरह की दुर्गंध आती है। वो पुलिस कांस्टेबल अपने डंडे की सहायता से उस तंदूर के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो उसे कुछ इंसानी लाश होने के दिखाई देती है। आनन फानन वहाँ पास में रखी एक पानी की बाल्टी उठाता है और उस तंदूर के अंदर डालता है और डर के मारे उस दीवार को वापस कूद कर चला जाता है और अपने सीनियर अफसरों को वायरलेस के माध्यम से सूचना देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इस बीच जो होटल का मालिक था वो वहाँ से फरार हो जाता है। मौके पर पुलिस उस मैनेजर को, जो व्यक्ति आग में घी डाल रहा था, उसको गिरफ्तार कर लेती है और उस डेड बॉडी को, जो जब तक लगभग 70 से 80% जल चुकी थी, उसे कब्जे में लेती है और मोर्चरी में रखाया जाता है। लेकिन पुलिस के सामने एक सवाल था कि आखिर ये डेड बॉडी है किसकी, मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है। जब पोस्टमार्टम होता है तो उस डेड बॉडी की अंगूठी के माध्यम से पता चलता है कि जो मरने वाली है कोई महिला है। जब ये बात सोशल मीडिया, टीवी चैनलों के माध्यम से जब संपूर्ण देश में फैलती है तो तभी पुलिस के पास एक व्यक्ति पहुँचता है जिसका नाम मकतूल करीम, और वो कहता है कि जो हो ना हो, ये जो महिला है ये नेहा साहनी है और जो किसी और की नहीं, दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील शर्मा की पत्नी है। जब ये बात पुलिस के सामने आती है, पुलिस भी इससे चौंक जाती है, डर जाती है। जब पुलिस उस मैनेजर से सख्ती से पूछताछ करती है तो जो कहानी सामने आती है वास्तव में डराने वाली, चौंकाने वाली आती है। दरअसल दिल्ली गोल मार्केट कनॉट प्लेस में सरकारी फ्लैटों में रात्रि करीब 8 बजे 2 जुलाई जब सुशील शर्मा अपने घर जाता है तो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से उसको आवाज़ आती है कि कोई फ़ोन पर बातें कर रहा है। जब उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो उसे कहता है कि तुम किससे बात कर रही थी। वो कहती है कि मैं कोई किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं अपने घर के अंदर कोई काम में लगी हुई थी। इसी बीच दोनों के अंदर बहस हो जाती है। बहस कब झगड़े का रूप ले लेती है और झगड़ा कब मारपीट में तब्दील हो जाता पता ही नहीं चलता। इसी बीच सुशील शर्मा गुस्से में आता है और अपने कमरे के अंदर जाता है और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके आता है और अपनी पत्नी के ऊपर तान देता है और कहता है कि तुम सच बता दो, आखिर बात किससे कर रही थी। इसी बीच वो अपने लैंडलाइन फ़ोन को रिडायल करता है और सामने से आवाज़ आती है, हेलो कौन, मैं मकतूल करीम। जब इस तरह की आवाज़ आती है सुशील शर्मा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी पर फायर छोड़ देता है। पहली गोली छिटक जाती है और दीवार पर टकराती है, दूसरी गोली उस नेहा साहनी की गर्दन में लगती है और तीसरी गोली उसकी खोपड़ी में लगती है, सिर में लगती है और नेहा साहनी वहीं ढेर हो जाती है। उसके बाद सुशील शर्मा काफ़ी डर जाता है, चौंक जाता है और सोचता है कि तुमने कहीं ना कहीं गलत कर दिया। आनन फानन उस कमरे के अंदर फैले उस खून को साफ़ करता है, उस डेड बॉडी को एक पॉलीथीन में डालता है और पॉलीथीन को एक बड़े से बोरे में डालकर जैसे तैसे कर अपनी गाड़ी की डिग्गी में उस डेड बॉडी को डालता है और उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। लगभग 2 घंटे दिल्ली की सड़कों पर घूमता है, लेकिन सुशील शर्मा कोई अनजाना व्यक्ति था नहीं। दिल्ली कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका था, हर लोग उसे जानते थे, इसलिए कहीं ना कहीं उसको इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में दिक्कत आती है। लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है, समय करीब 10:30 से 11 बजे का हो जाता है। जब वो अपने होटल पे पहुंचता है तो अपने मैनेजर से कहता है कि जो भी व्यक्ति खाना खा रहे हैं उसे यहाँ भगाएं और जो वर्कर यहाँ पे हैं उनको भी यहाँ से भगाया जाए।
इस तरह की आवाज़ जब उनका मैनेजर सुनता है तो कहता है कि सर हमारा जो होटल है वो रात्रि 12 बजे तक चलता है, अभी तो काफ़ी ग्राहक आने हैं और काफ़ी सामान भी बचा हुआ है। लेकिन जब वो प्रेशर करता है तो मैनेजर कहता है कि जी हम नए ग्राहक लेंगे नहीं, जो खाना खा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद दोनों बैठते हैं, वर्करों को भेज दिया जाता है और दोनों बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं। जब वहाँ की लाइटें बंद कर दी जाती हैं तो उन्हें तंदूर के अंदर से कुछ लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं। जब सुशील शर्मा अपने मैनेजर को इस चीज़ के बारे में बताता है, इस घटना के बारे में बताता है, तो मैनेजर कहता है कि क्यों ना सर हम इस डेड बॉडी को इस तंदूर के अंदर ही डाल दें और इसी में इसको जला दें। दोनों को ये आइडिया पसंद आ जाता है और उस डेड बॉडी को उस तंदूर के अंदर डाला जाता है। जो तंदूर था वो सामान्य से काफ़ी बड़ा था, उस आराम से उस डेड बॉडी को उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसको जलाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जो आग थी वो अपना शोला नहीं पकड़ रही थी, पूरा जोर नहीं दिखा पा रही थी, वो डेड बॉडी को जलने में काफ़ी समय लग रहा था। तभी उसमें पास में रखे तंदूर के पास में रखे हुए उस घी को, मक्खन को वो उठाता और उस डेड बॉडी के ऊपर डालता, आज तेज़ होने लगती है। तो उन्हें विश्वास होता है, उन्हें कुछ दिमाग में आइडिया आता है और वो मार्केट से कुछ घी और मंगाया जाता है। उसके बाद घी डाला जाता है और उसको जलाया जाता है। आग इतनी तेज़ हो गई थी, जो तंदूर के ऊपर जो आसमाना लगा रखा था, जो टेंट लगा रहा था, वो भी जलने लग जाता है। जब ये उस महिला वो देखती है, सब्जी वाली महिला देखती है, उस पुलिस वाले को बताता है, पुलिस वाला अंदर आता है। ये सब घटना जब उसको डेड बॉडी को कब्जे में लिया जाता है, तब तक जो सुशील शर्मा वहाँ से भाग जाता है। सुशील शर्मा कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता होता है, अच्छे अच्छे लोगों से उसके संपर्क होते हैं, बड़े बड़े IPS IAS अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत करता है, केस में बचने की पूरी कोशिश करता है। इस बीच वो मुंबई, महाराष्ट्र और चेन्नई तक चला जाता है, लेकिन 8 दिन की मशक्क़त के बाद जब पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और बहुत कम समय में चार्जशीट दाखिल कर उसको 8 साल के बाद जब दिल्ली की निचली अदालत उसे सज़ा देती है, तो फांसी की सज़ा देती है सुशील शर्मा को, और जो उसका मैनेजर था केशव, उसे 7 साल की बड़ा मुशक्क़त सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद ये हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में भी ये सज़ा सेम रखी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाते हैं तो इनकी जो सज़ा है वो फांसी से घटाकर सुशील शर्मा की जो सज़ा है वो उम्र कैद की कर दी जाती है, और जो उसका जो मैनेजर है उसकी सज़ा 7 साल ही रखी जाती है। जब सुशील शर्मा जेल में होता है तो अपना व्यवहार बदल लेता और साधु का रूप धारण कर लेता, वहाँ लोगों को प्रवचन देता, अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता। इससे जो जेल प्रशासन है वो काफ़ी प्रभावित होता है और उन्हें लगता है अब सुशील शर्मा काफ़ी सुधर चुका है, इसके अंदर जो ये घटना हुई है वो एक गलती से हुई है, इसके पहले का भी कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, पहले के भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद उसे जेल से हमेशा हमेशा के लिए 2018 में रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा मोटिव था, वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, किसी को आहत पहुँचाना नहीं था। सिर्फ मेरा यही उद्देश्य था, क्राइम चाहे कितनी शातिरता से किया जाए, क्राइम करने वाला कितने बड़े पद पर हो, कितना ही राजनीतिक रसूखदार हो, क्राइम से कभी नहीं बच सकता। जय हिंद, जय भारत।